दोस्तों, हमारी कहानी चल रही है चित्रदुर्ग के नरबख्शी बाघ की, जो बहुत ही खतरनाक था और उसने पूरे क्षेत्र में आतंक फैलाया हुआ था। पालतू मवेशियों के अलावा वो इंसानों को भी जो है मार मार के खा रहा था। कुछ के बारे में मैं पिछले एपिसोड में बता ही चुका हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद बोलता हूँ श्रीमती वीना जोशी जी, भानु सिंह जी और संजय पीटर जी का। आप लोग जो अनमोल प्यार, सम्मान और सहयोग उत्तरांचल डायरीज को दे रहे हैं ना, उसके लिए मैं स्पीचलेस हूँ, निशब्द हूँ। आप लोगों का ये सहयोग मेरे लिए क्या कीमत रखता है उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन भगवान से इतनी प्रार्थना जरूर करता हूँ कि आप लोग हमेशा स्वस्थ, सुखी और हैप्पी रहें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यार, कहानी के पिछले भाग में मैंने बताया था कि इस आदमखोर बाघ ने पहले एक 11-12 साल की बच्ची को, फिर दो भाइयों में से एक बड़े भाई को मार के खा लिया था। फिर कुछ दिनों बाद होलाल केरे से होस दुर्ग की तरफ जाती हुई एक बैलगाड़ी पर हमला बोल दिया था और फिर एक बैल को मार कर उसे बैलगाड़ी से अलग करके जो है करीब 50 फीट दूर ले जाके उसे निपटा गया था, खा गया था। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं कहानी में ये जानने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। दोस्तों, इन लोगों को सारी जानकारी जुटाने में रात के 10 बज चुके थे। अब बात चल रही थी कि इन तीनों, यानी कि मैक साहब, उनकी वाइफ और एंडरसन साहब, इनको होलाल केरे वापस जाना चाहिए या वहीं रुकना चाहिए। अगर जाना हो तो कैसे जाएं और कब जाएं, यही सब इन लोगों के बीच में यही अपना सोच विचार चल रहा था कि तभी वहाँ दो शिकारी पहुँच गए। दोनों ही बिल्कुल नौजवान थे, जोश में थे, लेकिन उन्हें शिकार करने का कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे। एवं ही कुछ छुटपुट शिकार कर लिया करते होंगे, कभी कोई जंगली हिरन, घूरड़, कातल मार लिए होंगे। लेकिन उनकी आंखों में एक अनोखा कॉन्फिडेंस था, मतलब बड़ी कॉन्फिडेंस से भरी हुई उनकी आंखें थी कि वो इस नरभक्षी बाघ को जरूर मार देंगे। उन्होंने इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि इनके बारे में एंडरसन साहब को पहले से ही सारी जानकारी मिल चुकी थी। ये वही नौजवान शिकारी थे जो पहले से डाक बंगले में रुके हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि जहाँ धोबी को मारा गया था, इन लोगों ने वहाँ पे पिछली 2 रातों से वहाँ पे एक भैंस को बांध रहे हैं और पिछले सुबह तक तो वो भैंस बिल्कुल जो है सुरक्षित थी, बाघ ने उस पर हमला नहीं किया था। अब वो सरकारी बंगला जिसमें ये सब लोग बैठे थे, उसमें एक ही कमरा था, इसलिए एंडरसन साहब ने उन्हें गुड विशेस दी, शुभकामनाएं दी और बताया कि भाई ये लोग तो अब होलाल केरे वापस लौटने वाले हैं। लेकिन उन दोनों को एंडरसन साहब की ये बात कुछ जची नहीं। इनको उन्होंने बोला कि अरे नहीं नहीं साहब, आप एंडरसन साहब, आप और आपके साथी को रात में यहीं रुक जाना चाहिए। आप लोग कहीं मत जाइए, आप लोग रात में यहीं स्टे कीजिए, क्योंकि वो लोग तो अगली सुबह अपना बेलदारी के लिए वापस लौट जाएंगे। वो दोनों अपना वापस लौट जाएंगे तो उनके पास कोई फ़ायदा नहीं है, भैंस में वो अटैक कर नहीं रहा है। अभी इन लोगों की बातें चली रही थी कि उसी वक्त उन नौजवान शिकारियों के आदमी दौड़ते हुए आए और उन्होंने बताया कि साहब, बीती रात बाघ ने उस भैंसे को मार डाला है जिसे इन्होंने बांधा था, और उसे आधे से ज़्यादा खा भी लिया है। अब इन दोनों लोगों ने अपनी थोड़ा सा बड़ा दिल दिखाते हुए, कहते हैं ना, विनम्रता के साथ एंडरसन साहब से कहा कि अगर एंडरसन साहब और उनके साथी, यानी कि मैक साहब और उनकी वाइफ, वो लोग अगर चाहें तो वो भी साथ में चल सकते हैं और जो मारी गई जो भैंस है उसके पास जो मचान है उस पर वो बैठ के आराम से अपना बैठ सकते हैं। लेकिन ये प्रस्ताव एंडरसन साहब ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप लोग करें। हाँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर थी, ये उन दोनों के साथ जाकर के उस भैंसे के शरीर को एक बार ज़रूर देखना चाहते थे, उसके आसपास का एरिया मुआयना करना चाहते थे। फिर सबने एक साथ बैठकर भोजन किया, अपना लंच वंच। फिर उसके बाद वो दोनों के साथ उस भैंस की आधी खाई हुई बॉडी जहाँ थी पड़ी हुई उस तरफ, उसको देखने के लिए निकल पड़े। वहाँ जाकर देखा तो वहाँ पर साफ साफ पता चल रहा था कि भैंस को जिस जगह पर बांधा गया था वो जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, वो सही जगह नहीं थी।
क्योंकि उस जगह पर कई बड़े बड़े पत्थर थे, चट्टाने टाइप की, और भैंसे को जिस रस्सी से बांधा गया था वो भी बहुत कमज़ोर हल्की रस्सी थी। और शायद यही कारण था कि बाघ ने उसे मारने के बाद उसकी रस्सी को तोड़ डाला था, उसके शरीर को घसीट कर वो एक चट्टान के पीछे लेके चला गया था, और फिर आराम से उस चट्टान के पीछे छिप के उसे आराम से खाया था। और जो पेड़ मचान के लिए चुना गया था वो तो और बेकार था, क्योंकि वहाँ से भैंस के शरीर का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाई पड़ रहा था। कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पे भैंस कहीं पे है। अब जहाँ मरी हुई भैंस पड़ी थी वहाँ पहुँचने के दो ही रास्ते थे। एक तो वही रास्ता जिससे वो धोबी धोबी भाई और उनके गधे आना जाना करते थे, और दूसरा एक छोटी सी पहाड़ी की ओर से था, जो वहाँ से करीब एक चौथाई मील की दूरी पर रही होगी। उस इलाके में बहुत सारे पत्थर फैले हुए थे, पत्थर तो पत्थर नहीं, चट्टानें फैली हुई थी। लेकिन उनमें से दो खास ऐसी जगहें थी, ऐसी चट्टानें थी जहाँ से दोनों रास्ते साफ साफ नज़र आते थे, भैंस की बॉडी भी दिखाई पड़ती थी, और एक चट्टान से दूसरी चट्टान वो भी दिखाई पड़ती थी। मतलब वो दो चट्टानों से सारा विजिबल था, सब कुछ दिख रहा था। उन दोनों लड़कों ने तय किया कि वो अलग अलग होकर उन दो चट्टानों के पीछे बैठेंगे। जिस बाघ ने भैंस को मारा था वो निर्भक्षी था या नहीं, इसके बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि पगमार्क्स वगैरह कहीं मिले ही नहीं थे अभी तक इसके। लेकिन नरभक्षी होने की संभावना, इस बात को ध्यान में रखते हुए एंडरसन साहब ने सलाह दी कि उन्हें खुली जगह में ना बैठ के झाड़ियों की आड़ में और चट्टानों के ऊपर बहुत अलर्ट होकर बैठना चाहिए, बिल्कुल सावधान होकर बैठना चाहिए, जिससे बाघ को इनकी मौजूदगी का पता ना चले, ताकि बिल्कुल अलर्ट रहे, बाघ को पता ना चले यहाँ कोई छिपा हुआ बैठा हुआ है, घात लगाए हुए है। लेकिन अफसोस ये सलाह उन लड़कों ने नहीं मानी और फैसला किया कि वो दोनों चट्टान की ओट में ज़मीन में ही बैठेंगे। हालांकि उनके चारों ओर थोड़े बहुत कांटेदार झाड़ियाँ वगैरह ऐसे लगा दी गई थी, उनको थोड़ा कवर करने की कोशिश की गई थी, मगर फिर भी जो सावधानी बरती जानी चाहिए थी वो नहीं बरती गई। मतलब जितनी अलर्टनेस एक मैनीटर को मारने के लिए होनी चाहिए वो नहीं की गई। करीब 4 बजे के आसपास एंडरसन साहब ने उन दोनों को वहीं छोड़ दिया और ख़ुद जो है अपने डाक बंगले की तरफ वापस लौट गए। लेकिन यार पता नहीं क्या बात थी कि एंडरसन साहब को उन लड़कों की बड़ी चिंता हो रही थी, बहुत परेशान हो रहे थे उन लड़कों को लेके। इनका मन जो है बार बार कह रहा था कि यार अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो कम से कम उनकी मदद के लिए उनके आसपास तो इनको होना चाहिए यार। अगर मान लो कोई कुछ होता है, गलत हो जाता है, तो ये अगर ये रहेंगे तो शायद पोजीशन संभाल सकें। लेकिन ऐसा करने में एक बात का और डर था, वो डर ये था कि अगर इतने सारे लोग आसपास घूमते रहेंगे तो बाघ उस इलाके में आएगा ही नहीं, वो तो किसी और अपना दिशा में निकल जाएगा, कहेगा छोड़ो कहीं और जाके मार लेता हूँ। इसके अलावा फिर ये ऐसा भी सोच रहे थे कि अगर ये वहीं रुक जाते तो शायद उन लड़कों को लगता कि उन पर जो है उनके टैलेंट पर भरोसा नहीं किया जा रहा, उनके कॉन्फिडेंस पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, और उन पर जो है नज़र रखी जा रही है। उनके दिमाग में ये चीज़ आ सकती थी, जो एक अच्छी बात नहीं है, मैनर्स के अंदर नहीं आती है। अब एंडरसन साहब को क्या पता था कि ये जो शुभकामनाएं उन युवकों को दे रहे हैं वो शायद उनमें से एक नौजवान के लिए इनके यार अंतिम शब्द बन जाए। एंडरसन साहब बंगले में वापस आ गए थे, और फिर इन तीनों की वो शाम, यानी कि मैक्स साहब, उनकी वाइफ और एंडरसन साहब, इन तीनों की वो शाम फिर बंगले में ही बीती। चाय, नाश्ता, सिगरेट का धुआं और कुछ हल्की फुल्की बातें अपना चलती रही। कुछ देर इन्होंने गांव वालों के साथ भी बात करी कि ताकि हो सकता है कि शायद उनसे कुछ बातचीत करने से कुछ और जानकारी निकल के बाहर आए जो इनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो कोशिश में तो हर कोई था। वो दोनों लड़के बंगले की दिशा से करीब 1.5 मील से थोड़ा और दूर बैठे थे, लेकिन हवा जो है उल्टी दिशा की ओर बह रही थी। इसलिए अगर वहाँ से कोई फायर भी होता, कोई गोली भी चलती, तो उसकी फायर की आवाज़ शायद इस बंगले तक नहीं पहुँच पाती, या पहुँचती तो बहुत हल्की है, इनको नहीं सुनाई पड़ती, क्योंकि हवा का फ्लो दूसरी तरफ था। उस रात का खाना थोड़ा जल्दी निपट गया। मैक्स साहब और उनकी पत्नी तो सोने के लिए चले गए, लेकिन एंडरसन साहब बाहर इलाके जो बरामदा था उसी में आके अकेले बैठ गए। अब रात में जंगल की आवाज़ें वगैरह सुनना इनके लिए कोई नई बात तो थी नहीं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि उस रात कुछ अलग ही होने वाला है, कुछ भयानक होने वाला है। रात के करीब 11 बज चुके थे।
पूरा गांव जो है गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। एंडरसन साहब भी कमरे के अंदर लौटने की तैयारी कर रहे थे कि चलो यार सो मैं अभी, कि लेकिन तभी उन्हें एक अजीब सी दौड़ती गिरती पड़ती कुछ इस तरह की आवाज़ सुनाई दी, जैसे किसी के वो होता ना बेतहाशा भागने की आवाज़ आ रही हो, गिर रहा हो, उठ रहा हो, फिर दौड़ रहा हो। पता नहीं क्यों उस दिन शाम से ही इनके दिल में एक अनजाना सा डर बैठा हुआ था एंडरसन साहब के। उन्होंने तुरंत अपनी राइफल और टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा की ओर दौड़ पड़े। सॉरी। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर इन्हें एक लड़का दिखाई दिया। ये उन्हीं दो लड़कों में से एक था, जो दो शिकारी थे उनमें से एक था। उसके कपड़े फटे हुए थे, शरीर पसीने से तरबतर था, आंखों में भयानक डर था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। एंडरसन साहब ने दौड़कर उसे अपने थाम लिया, उसके कंधे को सहारा दिया और पूछा उससे, अरे भाई क्या हो गया, और वो तुम्हारा वो साथी कहाँ है? अब वो बेचारा वो लड़का इस कदर डरा हुआ और इतना थका हुआ था कि वो उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसकी सांसें जो है धौगनी की तरह चल रही थी और इतनी जोर जोर से चल रही थी। उसका शरीर समझिए अब जैसे कोई पत्ता कांपता है हवा में, उस तरह से कांप रहा था। फिर बहुत मुश्किल की से उसके जो कांपते हुए होंठ थे उससे दो तीन शब्द निकले, बाघ। वो उसे ले गया, हे भगवान ईश्वर, ओ माय गॉड। और फिर वो एंडरसन साहब के कंधे पर सिर रखकर जोर जोर से रोने लगा जैसे कोई बच्चा रोता हो। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था। अब एंडरसन साहब उसे सहारा देकर किसी तरह से बंगले तक लाए। फिर उन्होंने मैक्स साहब और उनकी पत्नी को जगाया। फिर उस लड़के को एक ब्रांडी का जो है एक तगड़ा घूंट दिया पीने के, लेकिन वो बेचारा फिर भी कांप रहा था। वो बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था यार। उसे लेटाकर उसके ऊपर दो कंबल डाले गए। अब कमरे में बिल्कुल गहरा सन्नाटा, कहते हैं ना बिल्कुल सन्नाटा, इतने लोग हैं लेकिन फिर भी सन्नाटा फैला हुआ था। और सबका दिल बस इसी बात को जानने के लिए उतावला हो रहा था कि यार आखिर हुआ क्या होगा, क्या हुआ होगा यार वहाँ ऐसा। और दोस्तों जो हुआ ना वो बहुत अजीब और बहुत ही खौफनाक था। आप लोग भी सुनिए। सूरज ढल चुका था, सनसेट हो चुका था और चारों ओर एक रहस्यमय सन्नाटा फैलने लगा था जैसा जंगलों में फैलता है। पहाड़ी के ढलान पर जहाँ से धोबी के आने जाने का रास्ता था, उसके पास ही एक चट्टान से पीठ टिकाकर उन दोनों नौजवान शिकारियों में से एक शिकारी, जिसका नाम इंस था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। उसकी नज़र सामने एक पगडंडी पर थी जो ऊपर से नीचे होकर जंगल में उतरती थी, और उससे कुछ दूरी पर ठीक उसी चट्टान की दूसरी ओर उसका साथी टॉड, उसका नाम था, वो बैठा हुआ था। दोनों बहुत सतर्क और सावधान थे। कुछ देर में और ज़्यादा अंधेरा हो गया, अंधेरा पूरी तरह जंगल में फैल गया। तभी इंस ने अपनी आंखों के कोने से देखा, कई बार होता है ना तो कॉर्नर से दिखाई पड़ता है, इस साइड देख सामने रहे लेकिन कई बार इधर का भी दिखता है। तो उसे एक लंबी सी धुंधली आकृति टेकड़ी से नीचे को उतरती हुई दिखाई पड़ी और फिर वो सीधा जाकर झाड़ियों में गुम हो गई। और ये ठीक उस जगह पे गुम गई जिस जगह पे टॉड बैठा हुआ था, लेकिन झाड़ियों की घनी ओट होने के कारण टॉड उसे दिख नहीं रहा था इंस को। इंस ने कोशिश करी कि उसे किसी तरह से सावधान करे, मतलब चाहता था उसको सावधान कर देना, लेकिन यार तब तक बहुत देर हो चुकी थी, रात के 10 बज चुके थे। उस समय तो ऐसा लगता था जैसे समय रुक सा गया हो। आसमान में टिमटिमाते तारों तारों की जो है रोशनी में इंस को बहुत मुश्किल से कुछ दिख पा रहा था। और वो जो मरी हुई भैंस थी जिसे वो नरभक्षी के लिए चारा बना कर बैठे थे, वो भी जो है अंधेरे में सिर्फ एक धुंधली सी एक आकृति सी बन चुकी थी, मतलब वो भी कोई बड़ी स्पष्ट नहीं दिख रही थी। तभी एकाएक बहुत जोर से धप किसी के कूदने की आवाज़ आई, जैसे मतलब ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज़ कोई गिरी हो, फिर जैसे किसी चीज़ को जोर से घसीटा जा रहा हो, और फिर हड्डियों के चरमरा कर टूटने की आवाज़। वो आवाज़ इतने पास से आई थी कि इंस और टॉड दोनों को एक साथ सुनाई दी होगी, मतलब इतने नज़दीक थी वो आवाज़। अब इंस ने सोचा कि शायद टॉड जो है उस पर फायर करेगा, क्योंकि आवाज़ उसी की दिशा की तरफ से आ रही थी जिस तरफ टॉड बैठा हुआ था। मगर कोई गोली नहीं चली। चारों ओर जैसे कुछ जम सा गया था, कोई हलचल नहीं, ना शिकार की, ना शिकारी की, ना जंगल में कुछ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इधर इनसे ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं यार कि टॉड को जो है नींद आ गई हो। फिर इसने थोड़ी हिम्मत बटोर कर अपनी राइफल उस मरी हुई भैंस की ओर तानी, और जो राइफल से जुड़ी हुई टॉर्च थी उसको ऑन कर दिया। और जैसे ही टॉर्च ऑन हुई तो एक तेज रोशनी की जो बौछार है उस वो अंधेरे जंगल में फैल गई। और बॉस, उस रोशनी में जो दिखा वो दिल को दहला देने वाला मंजर था। एक विशाल शरीर वाला नरभक्षी बाघ, जिसका मुंह खून से सना हुआ था जगह जगह से, वो भैंस को चीर फाड़ करके खा रहा था। और तभी इंस के पीछे से एक और जोरदार चीख सुनाई पड़ी। पूरे वातावरण में चीख गूंज गई, दर्दनाक चीख। और उसके बाद भयानक तरीके से गुर्राने और झटपटी की आवाज़ें आने लगी, उठापटक की। ये आवाज़ें उसी दिशा से आ रही थी जहाँ टोड बैठा हुआ था। और फिर उसके बाद एक कमजोर सी चीख सुनाई पड़ी और उसके बाद चारों ओर सन्नाटा फैल गया। अब इंस बहुत ज़्यादा घबरा गया था। उससे तेज़ी से उस चट्टान की ओर टॉर्च घुमाई जहाँ टॉड बैठा हुआ था, लेकिन अब वहाँ कोई नहीं था। वो दौड़ता हुआ वहाँ गया और वहाँ पहुँचकर उसने देखा कि वहाँ पर टॉड की राइफल, उसकी पानी की बोतल और आधा खाया हुआ सैंडविच पड़ा हुआ था, लेकिन टॉड गायब था। अब जब ऐसा सीन देखा तो इंस के जो है ऑब्वियसली होश उड़ गए, वो होना ही था। उसे समझ में आ गया था कि बॉस, ये मैन ईटर जो है उसके साथी को उठाकर ले गया, यानी कि इसका साथी गया। अब वो पागलों में, वो सॉरी जंगलों में पागलों की तरह इधर उधर जो है टॉड को ढूंढने लगा। कभी जोर जोर से आवाज़ें देता तो कभी झाड़ियों में झाँकता, कभी इधर देखता कभी उधर देखता, फिर आवाज़ देता, मगर हर तरफ जो है सन्नाटा फैला हुआ था, एक खौफनाक सन्नाटा। इस बेचारा उस घने अंधेरे में डर और हताशा में इधर उधर भटक रहा था। वो होश दुर्ग जाने का रास्ता भूलकर उस मौत के जंगल में रास्ता भटक गया था। अब उसके बेचारे के अंदर भीतर की जो सारी ताकत और हिम्मत थी जो थी वो सब टूट गई थी, वो इतना कमज़ोर पड़ गया था। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, किस्मत किसी का भी साथ जो है पूरी तरह से नहीं छोड़ती। वैसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। वो बेचारा इधर से उधर, यहाँ से वहाँ भटकते भटकते अचानक होश दुर्ग की तरफ जाने वाली पगडंडी पर किसी तरह से पहुँच ही गया। अब यार उसके जीवन को तो जैसे एक अंतिम डोर मिल गई थी। वो उसी पगडंडी से भागता हुआ बंगले की तरफ आ रहा था जब एंडरसन साहब ने उसकी आवाज़ सुनी। वो बेचारा अकेला, हारा हुआ और एक ऐसे दुख के साथ जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है, उसे मैं बोल नहीं सकता हूँ किस टाइप का होगा। उस रात जंगल ने टॉड को निगल लिया था और इंस को हमेशा के लिए उसका जीवन ही बदल दिया था, उसकी लाइफ स्टाइल ही बदल दी थी। इंस ने जो बताया उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि वहाँ दो बाघ थे। एक ऐसा जो सिर्फ मवेशियों को मारता था और दूसरा जो निसंदेह नरभक्षी था। ये नर और मादा की जोड़ी भी हो सकती थी, जिनमें से किसी एक को इंसानी मांस की लत लग गई थी। ये बस एक संभावना थी, इसमें 100% कुछ नहीं था, ये संभावना थी। और अगर हकीकत में ऐसा था तो ये एंडरसन साहब के लिए भी उनकी ज़िंदगी का ये कोई पहला ऐसा मामला था कि दो बाघ साथ थे जिनमें से एक मैन ईटर है और एक जो है पशुओं को मारता है। दूसरी संभावना ये भी हो सकती थी कि दोनों एक ही माँ के बच्चे हों और अब बड़े हो गए, दो भाई हों। लेकिन शायद ऐसा भी नहीं था, क्योंकि इनसे ने जो बाघ देखा था वो एकदम बड़ा और सुडौल और गठीला था। और इस उम्र में आने के बाद अब बाघ अपनी टेरिटरी बनाने के लिए अलग अलग हो जाते हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, सब वो सब बढ़ जाते हैं। 15 मिनट के भीतर ही ये लोग गांव पहुंच गए और वहां जाके इन्होंने सारे गांव वालों को जगा दिया। करीब 20-25 लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन गांव वाले ना कोई भी दिल से उस मौत के जंगल में नहीं जाना चाहता था। लेकिन फिर हिम्मत करके इन लोगों के समझाने पर वो लोग हाथों में कोलते और डंडे लाठियों के साथ वो इनके साथ चल पड़े। इन लोगों के साथ वो दो भारी बंदूक वाले भी थे, जो पहले उन धोबी भाइयों को ढूंढने के लिए भी इनके साथ, उन लोगों के साथ गए थे गांव वालों के, वो भी साथ में हो लिए। इंस पूरी तरह थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो इन लोगों के साथ चलने की जिद करने लगा। मैक्स साहब और उनकी
पत्नी भी साथ में हो लिए। अब इतने सारे लोग, सब लोग उस जगह पहुँचे जहाँ से बाघ टॉड को उठाकर ले गया था। अब जब आसपास की तलाश शुरू हुई तो टॉड का जो है एक बाएं पैर का बूट मिला, जिसका सोल रबर का था। अच्छा, बूट जिस जगह पे पड़ा था उससे साफ हो गया था कि बाघ टॉड को लेकर पहले तो पास की छोटी टेकड़ी की तरफ गया था। अब ये लोग भी तेज़ी से उसी तरफ आगे बढ़े और फिर वहाँ पहुँचे जहाँ बाघ ने पहली बार टॉड को ज़मीन पे रखा था। तो ज़मीन पे रखने के कारण वहाँ पे खून फैल गया था। इंस की चीखें और जंगल में जो सब हलचल हो गई थी इसके भागने और की चिल्लाने की, उससे सतर्क होकर बाघ ने उसको दोबारा उठाया और आगे बढ़ गया। अब जो खून के निशान थे वो बता रहे थे कि टेकड़ी से नीचे उतरकर बाघ दाईं ओर मुड़ गया था। एंडरसन साहब और मैक्स साहब सबसे आगे चल रहे थे। इनके पीछे पीछे जो है बाकी सभी लोग थे, जो डर के मारे एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चिपक के चल रहे थे, क्योंकि भाई रात का मामला, किसी भी वक्त पीछे से हमला होने का डर था। मैंने बताया, मौत का जंगल कहते थे उसको गांव वाले, तो डरना स्वाभाविक था। ये सभी लोग टॉड को खोजते हुए आगे बढ़ते गए और करीब सुबह के 3:30 बजे के आसपास ये लोग टॉड के बॉडी के पास पहुंच गए। उस बेचारे का शरीर बुरी तरह से खाया जा चुका था। ये इतना भयानक सीन था दोस्तों कि उसको देखते ही इंस को तो उल्टियाँ होने लगी और वो रोते रोते कांपते कांपते वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। अब जो टॉड के बचे हुए अवशेष थे उनको लेकर ये सब लोग होश दुर्ग जब पहुँचे तब तक सुबह के 6 बज चुके थे। अब वो बेचारा तो बुरी तरह टूट चुका था। उसका जो दोस्त था यार, वो हमेशा के लिए चला गया था। टॉड के शरीर को मैक की गाड़ी में रखा गया और टॉड की गाड़ी को एंडरसन साहब ने चलाया। ये लोग सुबह 9 बजे चित्रदुर्ग पहुँचे और इसको वहाँ के एक अस्पताल में एडमिट करा दिया। उसके बाद का सारा दिन तो दोस्तों वही जो सब होता है इस तरह की घटनाओं के बाद हमेशा से होता है, वही सब हुआ। वही सरकारी औपचारिकताएँ, बयानबाजी, लिखत पढ़त, पुलिस जांच, मतलब सब पूरा दिन जो है इन सब में ही बीत गया। खैर शाम होते होते ये लोग होश दुर्ग अपना वापस पहुंच गए। अब वो सरकारी डाक बंगला एकदम सुनसान अजीब सा लग रहा था, क्योंकि यार साथ का एक आदमी मारा गया था। उस रात ये लोग बहुत दुखी और थके हुए थे, लेकिन उस दुख के साथ यार इनके अंदर एक भावना भी थी कि ये जो बीता है एक दिन पहले, इसका बदला जरूर लिया जाएगा। इस बाप को छोड़ा नहीं जाएगा। पिछले 20 घंटों में जो कुछ हुआ था, और मैक्स साहब की वाइफ जैसी महिला, एक लेडी जिस धैर्य से इन सारी घटनाओं का सामना कर रही थी, वो एंडरसन साहब को बड़ा मतलब ताज्जुब में डाल रहा था। इनको बड़ा सराहनीय लग रहा था और ये बार बार उसकी तारीफ भी कर रहे थे कि भाई बहुत कमाल की महिला है। दूसरे दिन सुबह एंडरसन साहब और ये लोग उस घटना स्थल पर दोबारा पहुंचे जहां पिछली रात वो दर्दनाक घटना घटी थी। वहाँ ये लोग करीब 3-4 घंटे तक रुके और जितनी जानकारी मिल सकती थी वो इकट्ठा करने लगे। यार वो जगह जो है ना बहुत कठोर और बड़ी खुरदुरी सी थी। ज़मीन पर जगह जगह पत्थर ही पत्थर फैले हुए थे और ऐसी लोकेशन में किसी के पगचिन्ह का मिलना तो लगभग नामुमकिन था। ना तो कोई ठोस सुराग मिला और ना ही ये तय हो सका कि बाघ नर है या मादा है। इंस ने जिस बाघ के बारे में जो वर्णन किया था, उसके हाव भाव से ये अनुमान लग रहा था कि शायद वो कोई नर बाघ रहा होगा। लेकिन इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता था कि वही नरभक्षी हो। हालांकि एंडरसन साहब पहले ही बोल चुके थे कि वो जो कुछ भी बता रहे हैं वो सिर्फ उनका एक अनुमान है। ये 100% नहीं है कि ऐसा है, ऐसा ऐसा नहीं है। यह अनुमान है, उनका आइडिया है ऐसा कि ऐसा हो सकता है। अब जब उस जगह से कुछ हाथ नहीं लगा तो ये लोग वहाँ पहुँचे जहाँ टॉड का बॉडी इनको मिली थी। वहाँ पर इन्होंने हर तरफ बारीकी से देखा, लेकिन वहाँ भी कोई सुराग नहीं मिले। वो जगह भी एकदम कठोर और खुरदुरी थी। तो वहाँ से भी बाघ के आकार का या उसके लिंग का मेल है फीमेल है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई, किसी तरह का कुछ पता नहीं चल पाया।
इसी बीच इनकी गैर हाजिरी में गिद्धों ने अपना काम कर दिया था। वो जो भैंस थी उसकी लाश को उन्होंने पूरी तरह से नोच खसोट कर निपटा दिया था। अब इन लोगों को कोई नई योजना बनानी थी जिससे कि बाघ को मारा जा सके। इन लोगों ने आपस में सलाह मशवरा किया और तय किया कि अब एक और भैंस को चारा बनाकर बांधा जाए और उसे ठीक उस पगडंडी की डंडी के पास बांधा जाए जहाँ धोबी पर हमला हुआ था। वहाँ पर भैंस बांध दी जाएगी और मैक्स साहब वहीं आसपास में किसी झाड़ी में बैठेंगे और एंडरसन साहब खुद उस पहाड़ी चट्टान पर बैठेंगे जो टॉट की मौत की जगह, जहाँ पर जिस जगह में मौत हुई थी उसके ठीक ऊपर थी। इनका अंदाज था कि दोनों बाघ वापस जरूर आएंगे, कुछ भी नहीं तो भैंस को मारने वाला बाघ तो आएगा ही आएगा। और अगर मान लो दूसरा बाघ जो नरभक्षी है वो भी आ ही गया तो क्या पता सामने भैंस को देखकर शायद वो भी भैंस पर टूट पड़े और दोनों बाघ जो है उस भैंस पर को निपटाने में लग जाए। और फिर यही उसी टाइम मौका होगा जब मैक को गोली चलाने का मौका मिल जाएगा, यानी मैक साहब को एक चांस मिल जाएगा गोली मारने का। और अगर मान लो वो नरभक्षी भैंस के पास ना आए और दूसरा बाघ उस भैंस को खाता रहे, तब भी नरभक्षी के उस इलाके में मौजूदगी की संभावना तो बनी ही रहती, क्योंकि दोनों बाघ साथ साथ ही रहते थे। और एंडरसन साहब जिस पहाड़ी की ओर मुंह करके बैठने वाले थे उस दिशा से बाघ के आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा थी। इसलिए अगर वो वहाँ से गुजरेगा तो 100% था कि उसकी जो आहट है वो एंडरसन साहब को ज़रूर मिल जाएगी। और ये भी चांस हो सकता था कि उसे शूट करने का मौका भी मिल जाता इनको। काफ़ी उम्मीदें ये लोग लगा रहे थे कि ऐसा ऐसा ये सब हो सकता है। अच्छा, उस जगह पे वो जो लोकेशन थी वहाँ पे कहीं आसपास पर मैक्स साहब को घात लगाकर बैठने लायक कोई ऐसा पेड़ या कोई ऊंचाई वाली कोई जगह नहीं थी कि वो बैठ सके। अब ये एक बड़ी गंभीर समस्या हो गई थी कि यार अब इसको क्या करें। लेकिन इसका समाधान निकालने के लिए इन लोगों ने एक बड़ा दिलचस्प तरीका निकाला, एक तरकीब निकाली। दोस्तों, दक्षिण भारत में अक्सर चीनी की जगह गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वहाँ गुड़ का ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। गुड़ बनाने के लिए जो गन्ने का रस उबाला जाता है वो एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई होती है, बहुत बड़ी, उसमें किया जाता है, जिसकी गोलाई करीब 6 से 8 फुट तक, एक आम इंसान से भी बड़ी गोलाई, और गहराई करीब 1.5 फुट से 2 फुट तक होती है। उस कढ़ाई को वहाँ पे काहिल कहते हैं, काहिल, शायद काहिल कहते हैं, हाँ। अब योजना ये बनी कि ज़मीन में एक गड्ढा खोदा जाए जिससे मैक्स साहब बैठ जाएंगे और उसके ऊपर उल्टी करके वो काहिल रख दी जाएगी, ऐसे उल्टी करके, ताकि मैक्स साहब उस पर छिपे रहें। इस तरह की कढ़ाइयाँ एंडरसन साहब ने होसदुर्ग में देखी थी। इन्हें ठीक वैसी एक काहिल, एक कढ़ाई मिल गई जैसी ये चाहते थे। अब 5-6 लोग जो है उसे खींचकर उसे गड्ढे के पास ले आए। अब वहाँ पे पहले ही एक गड्ढा खोदा जा चुका था। उस काहिल को उल्टा करके उस गड्ढे के ऊपर रख दिया गया और उसके चारों ओर मजबूती से पत्थर टिकाकर उसे लगभग ज़मीन से 6 इंच ऊपर उठा लिया गया, यानी कि ज़मीन से 6 इंच ऊपर कढ़ाई रख दी गई, उसके नीचे भी गड्ढा। उस कढ़ाई के नीचे की दरार से आसपास का नज़ारा साफ दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि जो 6 इंच का जो खुला हुआ क्षेत्र था उससे बाहर का एरिया सब साफ दिखाई पड़ रहा था और ज़रूरत पड़ने में वहाँ से फायर भी किया जा सकता था, गोली चलाई जा सकती थी। फिर मैक्स साहब की जीप में लाई गई एक ताड़ की चटाई, उसके ऊपर बिछा दी गई और उस खड्डे से जो मिट्टी निकली थी उसी मिट्टी को उस कढ़ाई के ऊपर डाल के उसे ढककर कुछ सूखे पत्ते और झाड़ झंकार वो सब उसके ऊपर फैला दिए गए, जिससे सब कुछ एक नेचुरल लगे। वो कढ़ाई वाला हिस्सा ज़मीन का एक छोटा और थोड़ा सा ऊंचा हिस्सा लग रहा था, ज़मीन ऐसे उठ गई हो वहाँ पे। उसे देखकर किसी को ये नहीं पता चल सकता था कि वहाँ पे कोई गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर कोई इंसान बैठा हुआ है। लेकिन तभी एक दिक्कत और आ गई ये दिक्कत थोड़ा अजीब सी थी। इसमें क्या हुआ कि मैक्स साहब की पत्नी ने, जो उनकी वाइफ थी, उससे जिद पकड़ ली कि वो भी अपने हस्बैंड के साथ उस काहिल के अंदर बैठेंगी, उस गड्ढे के अंदर बैठेंगी। और यार लोगों ने बहुत समझाया, नहीं नहीं ऐसा मत करिए आप, बहुत रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन वो नहीं मानी, वो अपनी जिद पर अड़ गई, नहीं मैं बैठूंगी।
फिर आखिर में एंडरसन साहब और उनके साथियों ने मिलकर एक कोने से उस काहिल को थोड़ा सा ऊपर उठाया और फिर इनको अंदर भेजा। फिर जब ये अंदर चलेगी तो फिर उस काहिल को वैसे ही रख के जैसा पहले था वैसे ही कर दिया गया, मट्टी वट्टी से सब अच्छी तरह से, मतलब पहले जैसे कर दी गई। लोहे की उस मजबूत कढ़ाई के भीतर अब मैक साहब और उनकी पत्नी जो है पूरी तरह से सेफ थे। किसी को पता नहीं चल रहा था कि वहाँ कोई है। ये तमाम तैयारियां पूरी हो जाने के बाद साथ लाई गई भैंस को काहिल के ठीक सामने बांध दिया गया। एंडरसन साहब भी अब उस चट्टान पर जाने को तैयार थे जहाँ से इन्हें सब कुछ साफ साफ दिखाई देता। अब ये तय हुआ कि अगर कभी किसी को किसी भी समय कोई मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो वो 3 सीटी बजाकर एक दूसरे को इशारा कर दें, यानी अगर इनको ज़रूरत पड़ जाए तो ये 3 सीटी मार दें, एंडरसन साहब को ज़रूरत पड़ जाए तो वो 3 सीटी मार दें। शाम को ठीक 5 बजे एंडरसन साहब चट्टान पर चढ़ गए और उस पर आड़े होकर लेट गए। दिन भर की धूप के कारण वो चट्टान जो है तप के बिल्कुल गर्म तवे जैसी हो गई थी, बुरी तरह तप रही थी। और उसकी तपन के कारण एंडरसन साहब का जो शरीर था वह भी बहुत चुभ रहा था, गर्मी चुभ रही थी, उन्हें जलन हो रही थी, बहुत जल रहा था यार शरीर, समझ लो। दोस्तों, जंगल में चारों ओर एक खामोशी फैली हुई थी, डरावनी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। जंगल में किसी तरह की कोई हलचल या कोई अलर्ट कॉल ऐसा मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था। शांति थी, लेकिन खौफनाक शांति। मौत का जंगल था ना यार। रात ढलने लगी थी, आसमान में चांदनी फैल चुकी थी और उस रहस्यमयी वातावरण में इनको टॉट की याद आने लगी, जो एक रात पहले तक उनका ही साथी था। अब यार ये सोच रहे थे कि क्या हाल हुआ होगा यार उस बेचारे का, कितनी बुरी तरह से बाघ ने उस पर आक्रमण किया होगा, कितना तड़फा होगा, कितना छटपटाया होगा यार वो बेचारा। लेकिन मौत आई थी उसकी। खैर, आधी रात बीत चुकी थी कि तभी अचानक एक के बाद एक 3 सीटियां पूरे वातावरण में गूंज गई। एंडरसन साहब एकदम से चौंक गए और सोचने लगे, अरे यार ये क्या हो गया मैक को, वो सीटी क्यों बजा रहा है, कहीं किसी कोई प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया, कोई परेशानी तो नहीं आ गई उसके सामने। भाई ये सोचते हुए तुरंत उठे और चट्टान से नीचे उतरकर और वो जो झाड़ियाँ थी उनके बीच से धीरे धीरे होकर के गुजरने लगे। फिर थोड़ा आगे जाके इन्होंने टॉर्च जला ली और उस जगह पर पहुंचे जहाँ पर मैक साहब और उनकी पत्नी छुपे हुए थे। वो दोनों अब तक गड्ढे से बाहर निकल के आ चुके थे और भैंस के पास खड़े थे। भैंस भी सही सलामत थी, उसे भी कुछ नहीं हुआ था। जब ये दोनों गड्ढे से बाहर निकल रहे थे तब काहिल का एक कोना पीछे की तरफ सरक गया था और वो नीचे गिरी हुई थी। तो ऐसे चट्टान से नीचे गिर गई थी, खाई खुल गई थी, सॉरी गड्ढा खुल गया था। पूछने पर मैक साहब ने बताया कि आधी रात तक तो ना कुछ सुनाई दिया और ना कुछ दिखाई दिया। मैक साहब भैंस की ओर मुंह करके बैठे हुए थे और उनकी वाइफ उनके पीछे बैठी हुई थी। सिनेरियो ऐसा था। लेकिन आधी रात के बाद मैक साहब की वाइफ को ऐसा लगा जैसे हल्के से कोई सांस ले रहा हो या जैसे कोई किसी के कराहने की जैसी कुछ आवाज़ आ रही, ऐसा उनको लगा। तो पहले तो उन्हें लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है, लेकिन जब ये आवाज़ दोबारा आई तो वो थोड़ा सा घबरा गई। उन्होंने धीरे से गर्दन घुमा करके बाहर झांकने की कोशिश की। पहले तो घबराहट, ऊपर से नरभक्षी के आतंक का डर और ऐसे नज़दीक से जो गुर्राने की और कुछ कराने की सी आवाज़। ऑब्वियसली चेहरे पे तो डर उतर के आना ही था, थोड़ी घबराहट तो हो ही जानी थी। उन्होंने बहुत धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और वो सकरा सा जो एरिया, जो 6 इंची जगह थी पत्थरों और काहिल के बीच की, वहाँ से बाहर झांकने की कोशिश की। ये बेचारी पूरी तरह सांस रोके हुई थी। इन्हें डर था कि अगर इन्होंने जरा सी भी हलचल करी तो जो कोई भी बाहर है उसे इनकी मौजूदगी का पता चल जाएगा और ये भी हो सकता है कि वो इन्हें देख ले और इनके लिए खतरा हो जाए। लेकिन उस दरार से कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। चाँद की हल्की रोशनी में बस सामने धुंधला सा जंगल दिख रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन अचानक उन्हें एक हल्का सा ऐसा लगा जैसे कुछ कंपन सा हुआ है, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव बहुत नज़दीक हो, बहुत ही करीब। उन्हें लगा कहीं कुछ तो है, कुछ भारी भरकम, बड़ा सधा हुआ और
कुछ खतरनाक है यहाँ पे। और उस वक्त उनकी जो हालत थी उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। अब डर भी उनकी रगों में धीरे धीरे उतरने लगा, जैसे ठंडी हवा हड्डियों तक पहुँच रही हो। घबराहट शुरू भयंकर। शुरू में तो इन्हें कुछ नहीं दिखा, लेकिन थोड़ी देर बाद इन्हें अपने से करीब 6 फुट की दूरी पे, 6 फुट कितना होता है, एक लंबाई, मेरी लंबाई कह लीजिए, 6 फुट की दूरी पर एक बाथ टब के आकार की जैसी कोई चीज़ इन्हें दिखाई पड़ी, जो इन्हें किसी बड़े पत्थर की जैसी लग रही थी। लेकिन शाम के समय जब ये मियाँ बीवी यहाँ बैठ रहे थे, तब उस जगह पर कोई ऐसा पत्थर तो था नहीं, या था या नहीं था, इन्हें ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा था। ये कंफ्यूज हो रही थी। इन्होंने अपना चेहरा उस दरार के थोड़ा और पास ले जा करके, उसके नज़दीक ले जा करके उसको देखने की कोशिश करी, वहाँ से झांकने की। भाई, उनकी आंखों के ठीक सामने था एक भारी भरकम बाघ, जिसने अपने दोनों पंजे आगे की तरफ फैलाकर और पेट के बल बैठा हुआ था, घात लगा के, और सीधे इन्हीं की ओर देख रहा था। इनके मुंह से चीख निकलने वाली थी। खैर, इन्होंने किसी तरह से अपने ऊपर कंट्रोल किया और फिर मैक्स साहब को सतर्क करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे करके कोनी मारने लगी। अब मैक्स साहब बैठे तो थे, पर जिस जगह वो बैठे थे वो वहाँ से उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका तो, वो तो भैंस की तरफ देख रहे थे, बाघ था इधर, तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था। असल में जो ये गड्ढा जो खोदा गया था, उसमें सिर्फ एक आदमी के लायक जगह थी, लेकिन अब उसमें 2 लोग बैठे थे, तो इसलिए मैक्स साहब को मुड़ने उड़ने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इतने बुरी तरह से चिपके बैठे हुए थे कि कोई हिल नहीं सकता था। मैक्स साहब की वाइफ जो बार बार उन्हें कोनी मारे जा रही थी, अरे करके होता है ना। मैक्स साहब के समझ में आ गया कि जरूर कोई गंभीर बात है। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो किसी तरह से पीछे की ओर मुड़ के देख सकें कि वहाँ क्या चल रहा है यार। लेकिन ऐसा करते समय उनकी राइफल की नाल जो है ना, वो लोहे की जो कढ़ाई थी, जो काहिल थी, उससे टकरा गई, और एक खटाक की आवाज़ जो है वातावरण में फैल गई। एक सन्नाटे में जरा सी भी आवाज़ कितनी तेज़ होती है। और उस आवाज़ के साथ ही एक जोरदार गर्जना हुई, तो बाघ ने गर्जना करी, और फिर वो किसी ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज़ इनके ऊपर, जो काहिल जो कढ़ाई है उसके ऊपर कूदी। यानी कि बाघ ने उस कढ़ाई के ऊपर छलांग लगाई, और फिर जब उसके लगा कि ये तो कुछ नहीं है, और फिर वहाँ से वो गायब हो गया। वो समझ गया कुछ गड़बड़ है। अब वहाँ पर रुकने का कोई फ़ायदा नहीं था। पहले से तय किए संकेत के अनुसार मैक्स साहब ने 3 सीटी बजाकर एंडरसन साहब को इशारा कर दिया, जिसे सुनकर वो नीचे आकर के इन दोनों के पास आके मिल गए थे, जो पहले बताया था। नरभक्षी बाघ को मारने का ये मौका तो हाथ से निकल चुका था। भैंसे को वहीं बंधा छोड़कर ये तीनों लोग अपनी आगे की प्लानिंग करने के लिए होसदुर्ग लौट आए। वहाँ पर रुक के क्या करना था जंगल में, गेस्ट हाउस वापस चलो। अगले दिन भैंस को वापस लाने के लिए इन्होंने आदमियों को भेजा कि जाओ भाई, वो जो भैंस बधी है उससे तो ले ही आओ, उसे क्यों छोड़ रहे हो। तो इनके आदमियों ने वापस आकर बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सुनाई। उन्होंने बताया, साहब कैसी बात कह रहे हैं आप, भैंस, वहाँ कोई भैंस वैंस नहीं है, भैंस को बाघ ने मार दिया है और लगभग पूरी का पूरा उसको खा लिया है। अब जब इन लोगों ने इस खबर को सुना तो ये लोग तेजी के साथ भागते हुए वहाँ पहुँचे, और देखा बात बिल्कुल सही थी। भैंसे का सिर और खुर, उनको छोड़कर बाघ ने उसे पूरा खा लिया था, कुछ ही नहीं छोड़ा था। अब इन्होंने जो आसपास की ज़मीन थी उसका निरीक्षण करना शुरू किया। बारीकी से निरीक्षण करने पर ये साफ हो गया कि जो ये जो भैंस थी, इसको जो खाने की जो दावत थी, उसका जो है आनंद दोनों बाघों ने उठाया था। मतलब वहाँ 2 बाघों के मौजूदगी के निशान दिख रहे थे। खास बात ये थी कि उल्टी रखी कढ़ाई और उसके पास में पड़ी ताड़ की चटाई के बावजूद उन बाघों को वो उस जगह पे आने में जरा भी हिचक नहीं हुई। वो दोनों बाघ पूरी दिलेरी, फुल दादागिरी के साथ आए, भैंसे को मारा, उसे खाया और आराम से चले भी गए। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन अगले एपिसोड में। दोस्तों, ये घटनाक्रम बहुत ही रोमांचक है। इस घटनाक्रम को जब आप पूरा सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। और
यार उसके लिए तो आपको बने रहना पड़ेगा ना यार, उत्तरांचल डायरीज़ के साथ। आप लोग चैनल को बहुत प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बात तो मैं जानता हूँ। आपकी बहुत सारी दुआएं हैं जो असर भी कर रही हैं, उन दुआओं का रिज़ल्ट दिखने भी लगा है। अब भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये समर्थन, ये सहयोग और ये सब चैनल के ऊपर हमेशा बना रहे। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद यार। साथ ही जो भी महिला और पुरुष मित्र आप चैनल में पहली बार आए हैं, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों ने जो अपना कीमती समय निकाल कर इस उत्तरांचल डायरीज़ को और मुझे दिया है ना, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज आप पहली बार आए हैं, अब आ ही गए हो मित्रा, तो कुछ ऐसा करो कि मज़ा आ जाए। मतलब ऐसा करोगे कि हमेशा के लिए हमारे हो जाओ। उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपनी उंगली चलानी है, ऐसे 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 ऐसे। सब्सक्राइब करना है, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से और कमेंट भी कर देना। बस जुड़ गए आप उत्तरांचल डायरीज़ परिवार के साथ। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेकंड्स का काम है। अब मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप लोग उत्तरांचल डायरीज़ परिवार से ज़रूर जुड़ेंगे। जुड़ेंगे ना? ओके यार, थैंक यू। दोस्तों अगर हो सके तो थैंक्स ऑप्शन में जाकर अपनी दिली श्रद्धा से जो भी राशि आप डोनेट करना चाहें वो ज़रूर कीजिएगा यार, बहुत ज़रूरत रहती है उसकी। तो दोस्तों फ़िलहाल तो आज्ञा दीजिए चलने की, और मिलता हूँ जल्दी ही ये बताने के लिए कि फिर क्या हुआ, कि फिर क्या हुआ। ठीक है दोस्तों, ओके, बाय बाय। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय जय जय, जय माँ।